हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्म एंड जोन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, और उसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर फर्स्ट। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करे थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। बेसिकली ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स भौतिक एंड केमिकल मीन्स रासायनिक। इन दो चीज़ों से ये फिजिको केमिकल वर्ड बना हुआ है। ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बायोलॉजिकल एक्शन के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। बायोलॉजिकल एक्शन मीन्स वेरियस एक्शन ऑफ अ ड्रग इन आवर बॉडी। तो जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक ऑफ अ ड्रग, जैसे कि हम कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म एंड उसका एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में होता है। तो इन वेरियस एक्शन को हम बायोलॉजिकल एक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ भी वेरियस फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को इन आवर बॉडी। तो ये वेरियस फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से है, तो ये है आयनाइजेशन, सोलिबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बाइसोस्टेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंड सोलिबिलिटी, एंड आगे के कुछ वीडियो लेक्चर में हम ये सभी कवर करेंगे। तो आयनाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि NaCl, राइट। NaCl जब भी हमारा टूटता है तो किस में टूटता है, Na+ में टूटता है, NCl- में टूटता है। मान लीजिए कोई एक एटम है, ओके, जो अगर उस एटम ने खुद के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिलीज कर दिए, राइट। एक एटम है जिसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, मतलब इसके पास पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, मतलब ये अमीर है, ओके। तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। अगर और एक कोई एटम है जिसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मतलब गेन कर लिए, मतलब ये गरीब है, राइट। तो इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, राइट। तो ये गरीब है, जिसके ऊपर भी, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम एनायंस, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलेंगे हम कैटायंस। या और एक एग्जांपल से समझ देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक अमीर आदमी है, तो इसने क्या कर दिए, गरीबों में उसका पैसा बांट दिया, राइट। तो उसकी क्या बनेगी समाज में, पॉजिटिव इमेज बनेगी, क्योंकि इसने खुद के पैसे क्या कर दिए, बांट दिए। वैसे इसमें क्या होता है, इसने, इस आइटम ने उसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए थे, राइट। वैसे इसने क्या कर दिया, अपने खुद के पैसे बांट लिए, तो उसकी क्या बनती है, पॉजिटिव इमेज। अगर किसी गरीब आदमी ने ये पैसे ले लिए, या किसने कर्जा ले लिया, ओके, कोई आदमी है गरीब है, उसने कर्जा ले लिया, तो उसकी क्या बनती है समाज में, निगेटिव इमेज। यार ये आदमी क्या है, जब देखो तब कर्जे पे कर्जा लेता रहता है, राइट। तो दोस्तों उसकी बनती है समाज में निगेटिव इमेज। तो वैसे ही अगर कोई एटम है जिसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए, तो उसके ऊपर क्या बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज। उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमने क्या बोला, एनायंस बोलते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं हम कैटायंस। तो यहाँ पे देखिए NaCl जब भी टूटता है तो Na के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो Na क्या हुआ हमारा, कैटायन हुआ, ओके, और Cl- क्या हुआ हमारा, एनायन हुआ, राइट। तो इसी तरह आयनाइजेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है दोस्तों, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग, मतलब रिलीज करने के बाद लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए दोस्तों, NaCl का जब भी आयनाइजेशन होता है वो डिसोसिएट होता है इन Na+ एंड Cl-, ओके। तो ये Na+ है तो इसके ऊपर है प्लस चार्ज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। इसके ऊपर क्या है, Cl-, माइनस चार्ज मीन्स इसको बोलेंगे हम अनायन। तो इस फॉर्म को जो है इसको हम बोलेंगे हम आयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनिक फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, NaCl एक न्यूट्रल है, सो इसको हम बोलेंगे अनआयोनाइज्ड फॉर्म और नॉन आयोनिक फॉर्म। तो अदर एग्जांपल, जैसे कि हम वाटर को सभी को पता है, जैसे कि वाटर अगर उसका आयोनाइजेशन होता है तो उसका बनेगा H+ और OH-, उसको हम बोलेंगे आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये वाटर का ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो कुछ भी होते हैं, ओके, वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। एंड जो कुछ भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, ओके। जैसे कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर मतलब वो वाटर में डिजोल्व होंगे, और लिपोफिलिक इन नेचर मतलब वो क्या होंगे, लिपिड्स में डिजोल्व होंगे, ओके। तो आपको पता चला होगा कि ये अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, ये आयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, NaCl का डिसोसिएशन होकर Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट होता है। देन प्लस चार्ज मतलब कैटायन, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। तो ये सभी आपको अब ये सवाल होगा कि ये सभी चीज़ें हम इसमें क्यों पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों का आयनाइज्ड फॉर्म या अनआयनाइज्ड फॉर्म या आयनाइजेशन, इन सभी का हमारे ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी चीज़ें हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों
जब भी कोई ड्रग हम उसका एक्शन शो करना चाहता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए उस ड्रग का आयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म इनके बीच में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो ड्रग हमारी बॉडी में एक्शन शो करता है। इसी वजह से हमने आयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म क्या होता है, ये सभी चीजें हम इसमें देखी। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखिए, फॉर अ गुड सोलिबिलिटी, फॉर अ गुड एब्सॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग एंड इट्स एक्शन, इट इज इसेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो ये बैलेंस क्यों जरूरी होता है और ये बैलेंस हमारी बॉडी में उस ड्रग का कैसे होता है, ये सभी चीजें हम अब देखेंगे। तो जब भी कोई ड्रग हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो हम किस फॉर्म में करते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्यों? तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर के होते हैं, और हम कभी भी ओरली जो कुछ भी ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं वो न्यूट्रल नेचर के ही करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जो कुछ भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया वो किस फॉर्म में था, अनआयनाइज्ड फॉर्म में था। ओके, तो ये हुआ यू। देन जैसे कि हमने बोला, हमने अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया, देन वो किधर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो ड्रग हमारा इंटेस्टाइन में आता है। इस इंटेस्टाइन से वो ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होकर किस में आता है, ब्लड में आता है। तो आफ्टर एब्सॉर्प्शन हमारे ड्रग का एब्सॉर्प्शन हुआ, देन ड्रग रीचेस इनटू दी ब्लड। बट बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं, एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर किया तो वो कैसे होता है, लिपोफिलिक इन नेचर का होता है। बट हमारा ब्लड जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर का है, तो हाइड्रोफिलिक नेचर के साथ अच्छे से मिलने के लिए हमारा ड्रग जो होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो हमारे ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स होगा। सो ड्रग शुड बी इन आयोनाइज्ड फॉर्म व्हेन इट रीचेस इनटू द ब्लड। तो जब भी हमारा ड्रग एब्सॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में पहुंचता है उस टाइम पे वो फिर से चेंज होकर आयोनाइज्ड फॉर्म में आता है। ओके, देन ब्लड रीचेस टू दी सेल और टिश्यू। जैसे कि हमने पढ़ा, हमारा जब भी ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड हमारा थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करता है। जैसे ही और ब्लड हमारे साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ पे पहुँचता है, तो वो हमारे सेलुलर लेवल पे काम करता है। ओके, तो सेल्स हमारे एक्चुअली डैमेज होते हैं, चोट आना मतलब हमारे टिश्यूज़ किससे बने होते हैं सेल्स से। सो सेलुलर लेवल पे वो हमारा ड्रग काम करता है। तो दोस्तों सेल जो होती है हमारी वो होती है फॉस्फोलिपिड से बनी हुई। फॉस्फोलिपिड मतलब वो लिपोफिलिक इन नेचर की होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपोफिलिक इन नेचर की होती है। अगर किसी भी ड्रग को उसका एक्शन शो करना है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही वो उसका एक्शन शो कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर का होगा तभी तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक इन नेचर की है। अगर ड्रग भी लिपोफिलिक इन नेचर का है तो इस लिपोफिलिक नेचर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके वो उसका एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे कि बोला था अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग जो होते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर के होते हैं, एंड आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ड्रग जो होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं। तो हमारा ड्रग जो है अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट हो जाए तो वो लिपोफिलिक इन नेचर का होगा। तो दोस्तों अगर इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर के होते हैं। अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में अगर वो ड्रग कन्वर्ट होता है तो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा और वो उसका एक्शन शो कर सकेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि जब भी ड्रग हमारा ब्लड में पहुंचता है वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है। बट जब वो ड्रग जो है हमारे ब्लड के साथ हमारे साइट ऑफ एक्शन के पास जाता है, मतलब हमारे सेल के पास जाता है, उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें उसको फिर से अनआयनाइज्ड, उस ड्रग को फिर से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो लिपोफिलिक इन नेचर का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में लिया था, ओके, क्योंकि वो न्यूट्रल था। देन ब्लड में पहुंचने के बाद वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारा ब्लड हाइड्रोफिलिक इन नेचर था, और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग भी हाइड्रोफिलिक इन नेचर के होते हैं। बट जब भी वो सेल के पास जाता है और उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है तो उसको फिर से लिपोफिलिक नेचर का होना पड़ेगा, मतलब वो ड्रग को फिर से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म में बैलेंस बना रहता है वो ड्रग का हमारे बॉडी के अंदर, इस वजह से वो अपना एक्शन शो कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग को आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको आयनाइजेशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए कितना टाइम लगता है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। इसके थ्रू, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन के थ्रू हम अनआयनाइज्ड फॉर्म का आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्जन कितने टाइम में होता है ये हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन फॉर एसिडिक ड्रग्स के लिए अलग होता है एंड फॉर बेसिक ड्रग्स के लिए अलग होता है। तो एसिडिक ड्रग्स का अनआयनाइज्ड फॉर्म से आयनाइजेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है, इसके लिए हम pH is equals to pK log 10 ionized form of a drug divided by unionized form of a drug, इस इक्वेशन से उस ड्रग की आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कितने देर में होती है ये कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिडिक ड्रग्स। एंड फॉर बेसिक ड्रग्स के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला होता है pH is equals to pKb log 10 या log unionized form of a drug divided by ionized form of a drug। इस दोनों इक्वेशंस के थ्रू हम इसकी कितनी टाइम में इसका आयनाइजेशन होता है या इसका डिसोसिएशन होता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों।
एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, इट कैन बी सीन दैट द ड्रग हैविंग अ पीके रेंज from 2 to 4 are readily absorbed by the stomach because they remain largely unionized in acidic media of a stomach। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वेशन में अगर पीके की रेंज 2 या 4 के बीच में आती है तो वो ड्रग हमारे स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ड्रग जो होते हैं वो हमारे स्टमक के एसिडिक मीडिया में भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो ड्रग हमारे स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो दोस्तों आयनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो दोस्तों आयनाइजेशन जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट। जब भी ड्रग हम लेते हैं वहां से लेकर वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट जो होता है उसमें हमारा आयनाइजेशन हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला, ड्रग हम लेते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म में, वो देन वो कन्वर्ट होता है आयनाइज्ड फॉर्म में, देन वो उसका एक्शन शो करने के लिए फिर से अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरीके से वो ड्रग हमारा इन फार्माकोकाइनेटिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन मैंने बोला कि अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म के बीच में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो ड्रग हमारी बॉडी में उसकी सोल्युबिलिटी, उसका एब्सॉर्प्शन या उसका एक्शन अच्छे से शो कर पाता है। देन दोस्तों अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हेल्प करते हैं। देन आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होते हैं वो हमारे ड्रग को, हमारे रिसेप्टर्स जो ड्रग को हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर बाइंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों यही है हमारा इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है दोस्तों? तो सोल्युबिलिटी मतलब आपको जैसे कि पता है, हम कभी घर में शरबत बनाए ही होंगे, राइट। शरबत बनाए होंगे ना, या राइट। तो शरबत में क्या करते हैं, हम पहले उसमें पानी लेते हैं ग्लास में, उसमें हम फिर से नींबू निचोड़ते हैं उसमें, राइट। देन उसमें क्या ऐड करते हैं, हम शुगर ऐड करते हैं। देन चम्मच से इसको हिलाते हैं तो ये शुगर क्या होती है, इसमें डिजॉल्व हो जाती है, राइट। बट जब हम इसमें 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड करते हैं और इस स्पून को इससे हिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये शुगर इसमें डिजोल्व हो जाता है। बट स्टार्टिंग में हमने 1 स्पून इसमें ऐड कर दिया, राइट। मान लीजिए 1 स्पून ऐड किया, बाद में फिर से हमने इसमें और 1 स्पून ऐड कर दिया, वो भी डिजोल्व हुआ। बाद में हमने इसमें 3 स्पून ऐड कर दिए, वो भी डिजोल्व हो गया शुगर, राइट। इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ही है, इसमें ही हम 1 स्पून एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। अगर हमने इसमें और 1 स्पून ऐड किया, ये भी डिजोल्व हो गया। बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद हमने अगर इसमें फिर से शुगर ऐड करनी चालू रखी तो ये शुगर उसमें ऐड होना, इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हम इसमें डिजोल्व कर सकते हैं, तो उसी सोल्यूट को, मतलब उसी शुगर को, उसकी क्या बोल सकते हैं हम, उसकी सोल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या शुगर हम 100 ml ऑफ वाटर में कितना डिजोल्व करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, तो उसी को बोलते हैं हम उस शुगर की सोल्युबिलिटी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, और सॉरी 100 ml ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सब चीजें होती है। जैसे कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो डिजोल्व, उसका सोल्युबिलिटी भी बढ़ सकता है। तो पता है आपको, अगर हमने टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ाया या कम कर दिया तो सोल्युबिलिटी घट सकती है, और या बढ़ाया तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है दोस्तों। तो एट गिवन टेम्परेचर मतलब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सभी चीजें करते हैं, तभी तो उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है हमें पता चलती है दोस्तों। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिजोल्व होता है हमारे 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। तो आपको पता चला होगा कि सोल्युबिलिटी क्या है। तो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ अ ड्रग हमें एक 100 ml ऑफ वाटर में कितना डिजोल्व हो सकता है, उसी को उस ड्रग की सोल्युबिलिटी हम कह सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन एनी सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन अ वेरियस फैक्टर। तो सोल्युबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि मैंने बोला आपको, एक तो टेम्परेचर था, राइट। देन केमिकल स्ट्रक्चर था, देन पार्टिकल साइज था। और ड्रग का हमारे पार्टिकल साइज क्या है, वो उसके ऊपर भी उसका सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है। अगर उसका पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, अगर उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वो लेट डिजोल्व होगा। देन पीएच मतलब उस सॉल्वेंट का पीएच क्या है या सोल्यूट का पीएच क्या है, उसके ऊपर भी उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। देन क्रिस्टल फॉर्म मतलब दोस्तों देखो, एमोर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टल फॉर्म, ऐसे 2 फॉर्म्स में हमारा कोई भी ड्रग रहता है, लाइक सब्सटेंस रहता है। तो देखिए दोस्तों, क्रिस्टल फॉर्म मतलब उसको डिजोल्व होने के लिए ज्यादा देर लगती है एज कम्पेयर टू द एमोर्फस फॉर्म, राइट। तो क्रिस्टल फॉर्म मान लीजिए हमारा हो गया शुगर, राइट। तो क्रिस्टल फॉर्म में बोल सकते हैं हम उसको। एंड एमोर्फस फॉर्म में जैसे कि कोई चूर पाउडर है कौन सा, तो लाइक हमने उसका पाउडर ही बना लिया, राइट, एमोर्फस फॉर्म। तो हमने अगर शुगर का पाउडर बना लिया तो वो हो गया हमारा एमोर्फस फॉर्म। एंड हमने बड़ी शुगर जो रहती है, बड़ी वाली शुगर, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म। तो बड़ी शुगर को डिजोल्व होने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू शुगर का पाउडर, वो जो कि है एमोर्फस फॉर्म, राइट। तो
उसका क्रिस्टल फॉर्म ऑफ अ ड्रग भी इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। क्यों दोस्तों? तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और उनका एक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, इसीलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। तो जब भी कभी हम दोस्तों ड्रग लेते हैं, राइट, ड्रग मतलब हमने टैबलेट ली होगी कभी तो टैबलेट जब भी आप खाते हैं और अचानक से आपके साथ हुआ होगा कि आपने टैबलेट ले ली और वो अचानक से टूट गई हमारे मुंह में, ओके, ब्रेक हो गई, और उसके वजह से क्या आता है दोस्तों, हमारे मुंह में एकदम से बिटर टेस्ट आता है, मतलब एकदम से वोमिटिंग के जैसा लगता है हमें, इतना गंदा टेस्ट आता है उस ड्रग का। तो देखिए दोस्तों, जो टैबलेट है उस अगर ड्रग का बिटर टेस्ट है या कुछ अच्छा सा टेस्ट ही नहीं है उसके, तो वो क्या करती है फार्मा कंपनीज, उसके ऊपर हमें वोमिटिंग का सेंसेशन आ गया, हमें वोमिटिंग ना हो उस ड्रग के टेस्ट की वजह से, तो उसके लिए वो फार्मा कंपनीज क्या करती है, उसके ऊपर कोटिंग कर देती है, शुगर कोटिंग कर देती है, यानी कि हम जब भी टैबलेट ले ले तो वो हमारे टंग के टेस्ट पैलेट से उसका टेस्ट ना आ जाए और वो ड्रग हमारे सॉलो करके हमारे बॉडी में चला जाए और वहाँ जाके वो ड्रग उसका एक्शन शो कर सके। तो ड्रग्स के ऊपर जो टैबलेट्स है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग्स होती है, और ड्रग जो होता है हमारा उस कोटिंग के अंदर होता है, और ये कोटिंग किसकी बनी होती है? शुगर की, राइट। तो अगर हमारे ड्रग की अगर हमें सोल्युबिलिटी जाननी है तो उसके लिए पहले उस कोटिंग को डिजोल्व होना पड़ेगा, राइट। उस कोटिंग को डिजोल्व होने के बाद ही अंदर का ड्रग डिजोल्व होगा, राइट। तो जो टैबलेट फॉर्म ऑफ ड्रग होते हैं तो उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है उसके ऊपर भी उस ड्रग की सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, राइट। तो पहले वो टैबलेट का कोटिंग डिजोल्व होगा, बाद में वो ड्रग हमारा बीच में अंदर जो ड्रग है वो डिजोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों तो ये हुआ, या तो यही सभी चीजें मैंने इसमें लिखी है। तो इफ द ड्रग इज टेकन एज अ टैबलेट देन टाइप ऑफ कोटिंग एंड अ मैट्रिक्स ऑफ द टैबलेट डिसाइड्स द सोल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग सो दैट वी कैन मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ अ ड्रग विच विद द लेस सोल्युबल ड्रग सो दैट वी कैन अवॉइड द बिटर टेस्ट ऑफ अ ड्रग। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंस तो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग मेनली डिपेंड्स अपॉन सोल्युबिलिटी। तो दोस्तों अगर हमारे ड्रग की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तभी तो वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा, राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा ड्रग हमारा सोल्यूबल होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, अगर ड्रग हमारा सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा तभी हमारे वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा और तभी वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस कर पाएगा। देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रग मस्ट बी इन अ सोल्यूशन बिफोर इट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विच मीन्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग रहा तो ही उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर पाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों अगर ड्रग हमारा सोल्यूशन फॉर्म में है तभी वो हमारे सेल्स जो रहते हैं उसके रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है। अगर सॉलिड फॉर्म में वो ड्रग हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता। तो सोल्यूशन फॉर्म में अगर उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो वो सोल्यूशन फॉर्म में होगा, अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में होगा तभी वो हमारे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर जो होते हैं उसके ऊपर बाइंड करेगा और तभी वो हमारा ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन शो कर पाएगा। तो ये हुआ हमारा इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने आयनाइजेशन क्या होता है, NaCl का डिसोसिएशन होकर Na+ एंड Cl- बनता है, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज, जो कैटायंस जिसके ऊपर माइनस चार्ज उसको बोलते हैं एनायंस। देन बाद में हमने देखा कि अनआयनाइज्ड फॉर्म का आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हम हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन से उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एसिडिक ड्रग्स के लिए एक अलग इक्वेशन होता है, फॉर बेसिक ड्रग्स के लिए अलग इक्वेशन होता है। देन हमने देखा कि हमारा आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म का बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन होता है। वो हमारा ड्रग हमारी बॉडी में आयनाइज्ड फॉर्म में जाता है एंड बाद में वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाद में फिर से वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने देखी है। तो दोस्तों बाद में हमने देखा कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, देन बाद में हमने उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो भी देखा। तो ये सभी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर करी थी। दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको चाहिए तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारी वेबसाइट www.farmedzone.com वहां पर भी जाके इस वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।